नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। भारत न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंध हुए और सशक्त। एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों से मिलेगी नई गति। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर बातचीत में समझौते को बताया दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद अहम। विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है जी राम जी अधिनियम। 15 दिनों के भीतर देना होगा मजदूरी भुगतान। देरी पर होने पर श्रमिकों को मिलेगा मुआवजा। विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। कहा पीएमएलए के तहत दर्ज दूसरे केस पर भी पड़ेगा इसका असर। पश्चिम बंगाल में बंगाली भजन जागो मां गाने पर विवाद। आयोजक महबूब बोला ईना चौलबे, गाओ कोई सेकुलर गाना। गायिका के साथ किया गाली गलौज। विवाद बढ़ने पर राज्य पुलिस ने महबूब मलिक को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसा के खिलाफ अल्पसंख्यक समूहों का प्रदर्शन। शेख हसीना ने भी यूनुस को घेरा। अमेरिका ने अराजक माहौल देखकर अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड पीएम लक्सन भारत आए थे और इस दौरान बातचीत शुरू होने के बाद दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए का समापन दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से गहरा करेगा, बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के इनोवेटर्स, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमईज, छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर भी खोलेगा। एफटीए द्वारा दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ साथ अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत न्यूजीलैंड एफटीए पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 7वां समझौता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे समझौते विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सहयोगी और रणनीतिक साझेदार हैं। Congratulations to all of you and the nation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. This is the 7th free trade agreement. All of them with developed economies with significantly larger per capita incomes than India, demonstrating that we are expanding trade relations rapidly with countries who complement the Indian economy rather than compete with India. पीयूष गोयल ने कहा कि यह न्यूजीलैंड के साथ एक व्यापक और भविष्योन्मुखी समझौता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसके तहत दोनों देशों के संबंधों को एक उच्च रणनीतिक स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही पर्यटन, खेल और दुग्ध उत्पादों के लिए तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा जिससे उनकी उत्पाद गुणवत्ता, उत्पादकता और आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। This is a free trade agreement with New Zealand which is both comprehensive and forward-looking, reflecting the vision of our two leaders, Prime Minister Modi and Prime Minister Lakson, to
elevate the relations to much higher strategic levels, much more comprehensively, which will not only include trade, education, R&D and innovation, services sector in a very big way, tourism, sports. It's a very multifarious engagement, particularly to benefit our farmers and dairy. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत न्यूजीलैंड से कृषि उत्पाद जैसे शहद और ताजे फलों का आयात करेगा। वित्त वर्ष 2026 तक भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात $342 मिलियन और आयात $356 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। We are pegging the access that we have granted, we are pairing it with the agricultural productivity framework in three main areas: kiwi, honey and apple. Since this FTA is about complementarities, we take from New Zealand what it is good at and pair it with something that we are good at. So this agriculture technology cooperation comes from that in three areas. We have accorded market access through quotas, further capped with seasonal imports into India and MIP. भारत ने न्यूजीलैंड को 70% टैरिफ लाइन्स में मार्केट एक्सेस दिया है। ये अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले व्यापार का 95% है। डेयरी उत्पाद और मांस के साथ ही हथियारों को समझौते से बाहर रखा गया है। India has offered market access in 70% of the tariff lines, covering approximately 95% of the current bilateral trade value, and approximately 30% of the tariff lines in India are in exclusion. The products which have been kept in exclusion are mentioned here. Full dairy, the whole dairy chapter is in exclusion, which covers milk, cream, whey, yogurt, cheese. Animal products other than sheep meat, vegetable products, sugar, honey, animal fats, arms, ammunition, gems, jewelry, precious metals, etc. नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ईडी ने इस केस में चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार करने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 2026 के मार्च में होगी। पिछले हफ्ते राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने तर्क दिया था कि ईडी का केस सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित है, न कि शेड्यूल्ड ऑफेंस यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की सूची में शामिल अपराध में दर्ज एफआईआर पर नहीं। इस पर ईडी का कहना है कि निचली अदालत का निष्कर्ष गलत है। इसका असर पीएमएलए के तहत दर्ज दूसरे केस पर भी पड़ेगा। ईडी के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के जज ने यह समझने में भूल की कि इस केस से जुड़ी निजी शिकायत पर एक सक्षम कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। निजी शिकायत पर कोर्ट का संज्ञान लेना पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। यही नहीं, इस मामले में कोर्ट की ओर से निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने बरकरार रखा है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बोल रहे हैं। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इलीगल डाइवर्जन को
इलीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इलीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इलीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। मैंने श्री कोडीन कप सिरप मामले पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर न सिर्फ गरजे बल्कि बाकायदा तमाम उन सबूतों को सामने रखते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से 2012 से लेकर 16 तक इस कप सिरप, इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं उनको किस तरह से समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 77 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, taste of India, taste of India, taste of India। देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 संसद से पारित हुआ, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी स्वीकृति दी। कानून के जरिए विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक आधुनिक ढांचा तैयार किया गया है। विकसित भारत जी राम जी के क्या फायदे हैं, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रपति की मुहर के बाद विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी मिल गई है।
नया अधिनियम विकसित भारत 2047 के अनुरूप है, जो 100 दिनों के बदले 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। नए कानून से सुनिश्चित रोजगार दिवस में 25 दिन ज्यादा काम की गारंटी बढ़ी, बेहतर आय और सुरक्षित व्यवस्था मिलेगी, लगभग 25% अधिक संभावित कमाई होगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के तहत काम किया जाएगा। काम पहले से तय और चिन्हित रहेगा। 2024 और 25 में 99.94% भुगतान डिजिटल माध्यम से हुआ है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन से मजदूरी सीधे खातों तक पहुंची है। मजदूरी की रकम की चोरी अब समाप्त हुई। काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। साथ ही मजदूरों की परिसंपत्तियों का लाभ उन्हें सीधा मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़ाकर 56% हुई। ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। विकसित भारत जी राम जी कानून से पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा में इजाफा हुआ है। AI आधारित धोखाधड़ी पहचान, निगरानी हेतु केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संचालन समितियां, ग्रामीण विकास के 4 प्रमुख स्तंभों पर फोकस, पंचायतों की निगरानी भूमिका का सुदृढ़ीकरण, GPS और मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम MIS डैशबोर्ड, ई भुगतान 37% से बढ़कर 99.99% हुआ। व्यक्तिगत परिसंपत्तियां 17.6% से बढ़कर 62.96% हुई। नए कानून से किसानों और ग्रामीण श्रमिकों दोनों को लाभ होगा। किसानों को मिलेगी श्रमिकों की उपलब्धता, बेहतर कृषि सुविधाओं का मिलेगा लाभ। राज्य 60 दिन की अवधि कर सकते हैं तय। बुआई और कटाई के समय रोका जा सकेगा काम। कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की अब नहीं होगी कमी। खेती की लागत रहेगी नियंत्रित। सिंचाई, भूजल और बहुफसली क्षमता में भी होगा सुधार। संपर्क और भंडारण की सुविधा भी होगी बेहतर। बाढ़ और जल संरक्षण से फसलों की बढ़ेगी सुरक्षा। नया अधिनियम 4 प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला है। योजना के जरिए मिशन अमृत सरोवर के 68,000 से अधिक पुनर्जीवित जल निकायों का उपयोग कृषि और भूजल को रिचार्ज करने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां जैसे बेहतर सड़कें, संपर्क और बुनियादी सेवाएं विकसित करना शामिल है। नया कानून संतुलित है। राज्यों की विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। कानून में केंद्र और राज्यों का अनुपात 60:40 है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का अनुपात लागू है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रस्तावित है। नया कानून गबन जैसी समस्याओं से मुक्ति देता है, अनियमितताओं को दूर भगाता है। यह एक स्वच्छ, डिजिटल रूप से संचालित, जवाबदेह और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित प्रणाली स्थापित करता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। अरावली पहाड़ियों को लेकर देश भर में मचे बवाल और चर्चाओं पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 100 मीटर पहाड़ को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। 100 मीटर पहाड़ का मतलब है पहाड़ की चोटी से लेकर जमीन के स्तर तक और उस बिंदु तक जहां उसका स्थायी आधार जमीन पर स्थित है, जिसमें पूरी संरचना शामिल है। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहें। 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अरावली का इकोलॉजी सिस्टम रहे। हमने ग्रीन अरावली वॉल, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के विषय को शुरू किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार दिल्ली के रिज में अरावली में वृक्षारोपण लगातार पिछले 2 एनवायरनमेंट डे में किया है। पिछले दिनों अरावली क्षेत्र की इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए हमारे द्वारा लगातार वर्कशॉप की गई है। बल्कि इस निर्णय में भी उन्होंने जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है
ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में उसी को ग्रीनिंग करने का जोर दिया जाएगा जो अरावली का डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है और अवैध माइनिंग की गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस अलग मोड़ देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को अरावली को लेकर वाकई चिंता है तो ये मामला अदालत में है, कांग्रेस अदालत में जा सकती है। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूँ सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि विषय अभी भी न्यायालय में लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहां अपना विषय रख दें। और अरावली पहाड़ियों पर विवाद पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के इस इंटरव्यू को आज शाम आप डीजी न्यूज पर देख सकते हैं। भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्तीय सेवा विभाग आज अपना 51वां स्थापना दिवस संचार लेखा दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के एमपी भवन में कम्युनिकेशन फाइनेंस समिट 2025 का आयोजन किया गया, जहां विभाग की भूमिका, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर चर्चा की गई। इस मौके पर कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स वंदना गुप्ता ने कहा कि यह विभाग का 51 वर्षों का सफर केवल एक प्रशासनिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत के दूरसंचार और डाक क्षेत्रों में वित्तीय सुशासन की रीढ़ बनने की कहानी है। हर फेज में जो सर्विस के 51 साल में हर फेज में डिफरेंट तरीके की, अलग तरीके की क्रांतियां कह लीजिए, संक्रमण काल आए हैं, उनसे निकल के हम और स्ट्रांग होके सर्विस जो है उभरी है और इसने और मतलब अच्छा ही अच्छा काम किया है। तो अब तो हर जगह पे लीगल में, विजिलेंस में, हर जगह हमारे ऑफिसर्स को लिया जाता है। सोशल मीडिया में, बिजनेस टेक्निकल यूनिट में, हर जगह हमारे ऑफिसर्स को पिक किया जाता है और डेपुटेशंस में हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा उनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। इसमें हम लोग पुरानी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हम काम कर रहे हैं, दूसरे सेक्शन में हम लोग फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। फिर हमने एक पैनल सिर्फ अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स का रखा है कि वो बताएंगे, वो शेयर करेंगे कि कौन से चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से आने वाले चैलेंजेस को हमारे नए ऑफिसर्स जो हैं उनको देखें और समझें। पश्चिम बंगाल की मशहूर बंगाली सिंगर अग्निजीता चक्रवर्ती को बंगाली भजन जागोमा गाने की वजह से गाली गलौज का सामना करना पड़ा। बंगाली सिंगर ने आरोप लगाया है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की कोशिश भी की गई। यह घटना पूर्वी मिदनापुर के एक प्राइवेट स्कूल में हुई, जहां लग्नजीता के भजन गाते ही आयोजक महबूब मलिक ने कहा, ईना चौलबे कोई सेक्युलर गाना गाओ। Around 7:45 I was done singing my 7th number from my list, and this song is this song called Jagoma. So while I was talking, we suddenly saw that this man came running, not walking, but he came running towards the stage, and within a matter of seconds he was up on stage, and he came up on stage with the intention of hitting me, or in plain words, he wanted to beat me up. And when Mehboob Malik realized that he really cannot beat me up because he's being pulled away, that's when he shouted and said that onek jagoma hoyeche, ebar ekটু secular ga। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।